हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं दीपेंद्र आप सभी को आज फाइनली बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पार्ट 3 के बारे में। यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस में अभी तक हमने कंपोजिट फंक्शंस देखे, अभी तक हमने ऑन टू इनटू ऑन टू तो नहीं, अभी तक हमने वन वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम ऑन टू और इनटू के बारे में भी बात करेंगे, इवन एंड ऑड फंक्शंस की भी ग्लिम्स लेंगे और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी कंसोलिडेट करेंगे। बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर आई होप यू नो फ्यू थिंग्स कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है, जल्दी से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको पता है कि हम इंश्योर करते हैं कि हम हर चैप्टर के हर टॉपिक के प्रॉपर वीडियो, थरो कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं। नॉट जस्ट दैट, हम थ्योरी और इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल के ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर डीपीपीज भी मौजूद हैं। इन पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करके डीपीपीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं और ना सिर्फ आपको पीडीएफ्स मिलते हैं यानी डीपीपीज मिलती हैं, उन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहती हैं। या तो आप चाहें तो इन्हें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी सारी चीज़ें एज इट इज एक्सेस कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, वी डू इंश्योर कि आपको हर चैप्टर पर मिनिमम 500 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करवाएं बाय ऑल डिफरेंट मीन्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे होंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, तो हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के काफ़ी सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट वी कैन मेक यू डेवलप अ सेंस कि ये एग्जाम एग्जैक्टली होती क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जो तैयारी हम कर रहे हैं वो वहाँ आपके एग्जाम की तैयारी से सिंक में है भी या नहीं, है ना। तो ये भी आप एसेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, हम इंश्योर करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें आपके सारे डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जहां भी देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा, आस्क मी योर डाउट। उस लिंक पर आप क्लिक करिए, आप अपने सारे डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे ही सारे डाउट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उन सारे डाउट्स को हम एक साथ एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और सारी चीज़ें हम एक साथ रिजॉल्व कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपके सारे डाउट्स तक एड्रेस होंगे मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म या मॉड्यूल के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, आप अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को एवेलुएट कर सकते हैं। कोई चैप्टर आपका कितना अच्छा चल रहा है, उसकी अगर आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं इन चैप्टर्स के टेस्ट के थ्रू। और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी में, मतलब इस चैप्टर की तैयारी में आप किस लेवल पे हैं, वो भी आप अच्छे से इवेलुएट कर सकते हैं। येस, एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट, वक्त वक्त पर आकर ऑल द फैकल्टी मेंबर्स विल कीप इंश्योरिंग कि हम हर चीज़ को लेकर आपको गाइडेंस देते रहें, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों या कुछ और भी इश्यूज़ या कंसर्न्स हों, तो वो भी हम टाइमली एड्रेस करते रहेंगे, उनकी भी आप चिंता मत करिए। नॉट जस्ट दैट, येस, वी विल इंश्योर कि आपको चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी हम प्रोवाइड करें, यानी ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट वन शॉट रिविजन, यानी एक ही वीडियो में पूरा रिविजन, ताकि अगर यहाँ पर आपसे कुछ भी गलती से मिस होता है तो आप वो वन शॉट रिविजन के थ्रू एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लें, जो कि ऑब्वियसली एग्जाम के वक्त रिकमेंडेड होता है। बट फिलहाल के लिए आप कभी भी इसे एज अ सब्स्टिट्यूट मत यूज़ करिए कि अगर ये सारी चीज़ें स्किप की जाएँ तो वो देखा जाए। ये तब देखा जाए जब ये सारा कुछ देखा जा चुका है, मतलब इन सब का एक तरह का रिविजन होगा, वन शॉट रिविजन। आई होप यू आर गेटिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, आप एक और बात स्टूडेंट समझिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब आपकी एग्जाम को समझने के लिए हम मॉक्स भी कंडक्ट करवाएंगे। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के आप मॉक्स भी देंगे, उसके थ्रू आप एक्चुअली अपने सेक्शंस को समझ पाएंगे कि किस तरह के सेक्शंस होते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और किस तरीके से आप अपना टाइम डिवोट करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स को इस एग्जाम में, ताकि आप अपना स्कोर और रैंक या फिर परसेंटाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज या बेहतर बना पाएं। विद दैट, आज का लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस टॉपिक, जो हमने लास्ट चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा था, उस पर बेस्ड है। तो पहले इस क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड ऑल दिस, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। तो एक हल्का सा इंट्रोडक्टरी वीडियो में बना रहा हूँ यहाँ पर, या एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का। हालांकि आप घबराना मत और चिंता मत करना, ये पूरा जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड मैनर में हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे। ऑल्दो आप इस बात को समझिए हमेशा कि जब आप आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस करेंगे तो आईआईटी जेईई में कोई एक ही टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से मर्ज करके पूछा जाता है। और अगर अभी से हम शुरुआत से हैबिट डेवलप कर लें कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ उसी टॉपिक, उसी कंसेप्ट या उसी फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं होगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा कंसेप्ट एक साथ मर्ज होकर पूछे जा रहे होंगे। और इसलिए हमेशा याद रखिए कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है फंक्शन पर इसमें डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम मिनिमा
या इस तरह के या ग्राफ्स की एक अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज हो रहा है। तो मल्टीपल चीजें एक साथ यूज हो रही हैं। तो थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे। अगर नहीं समझ आए तो चिंता मत करना, उसे एज अ फैक्ट चीजें अभी समझ लीजिएगा। बट जब भी हम कैलकुलस शुरू करेंगे, जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि चीजें कैसे होती हैं। बट फिलहाल के लिए थोड़ा समझिए। सबसे पहले लेट्स क्विकली गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन का एक बेसिक सा मतलब होता है कि सर द रेट, मतलब जैसे हमारा एक फंक्शन होता है ना, जैसे हमारा एक फंक्शन होता है y, और ये y यानी क्या, आप कहते हो सर ये f ऑफ x है, मतलब y बेसिकली क्या है सर, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x पर, मतलब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप सर x की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करते हैं और उन वैल्यूज के लिए y की हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती चली जाती हैं, तो हम कहते हैं सर y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो होता है सर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई करो, उस फंक्शन में पास करते जाइए एज एन इनपुट, और उसे अगर आप प्रोसेस करेंगे तो y वैल्यू जो जनरेट होती है वो एज एन आउटपुट हमारे पास क्रिएट होती है। यानी हम हमेशा कहते हैं कि ये सर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शंस की बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं स्टूडेंट्स। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही ट्रिकी सी बात है कि सर अगर मैं इस y का चेंज ऑब्जर्व करना चाहूं कि सर अगर x में मैं चेंज कर रहा हूं, अगर x को चेंज कर रहा हूं तो y किस रेट से चेंज हो रहा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, बस ध्यान से सुनिएगा। मतलब है कि अगर मैं x को चेंज करूं तो उसके रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज हो रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऑल्दो इसे बहुत डिटेल में, बहुत ही टर्मिनोलॉजी के साथ, बहुत ही मतलब बहुत बारीक से लेवल पे जाके हम जब चैप्टर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तब जरूर पढ़ेंगे। अभी एक सुपरफिशियल सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हम जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसमें हल्का सा हम डिफरेंशिएशन का एक कंसेप्ट यूज करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब डिफरेंशिएशन की कहानी को अगर मैं थोड़ा समझना चाहूँ तो कुछ स्टैंडर्ड से डिफरेंशिएशन होते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड से डिफरेंशिएशन ऐसे होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन को हम इससे डिनोट करते हैं कि सर y में चेंज जो आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं dy बाई dx का मतलब है द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में जो बदलाव की दर है, जो y में बदलाव का रेट है वो x के रिस्पेक्ट में कितना है, दैट इज हाउ यू डिनोट dy बाई dx और दैट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी और चीज़ें समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनते चले जाइए। अब dy बाई dx अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो dy बाई dx निकाला कैसे जाता है, हर फंक्शंस में dy बाई dx कैसे वर्कआउट किया जाता है, इसे ही डिस्कस करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि dy बाई dx का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि शायद, देखो मुझे क्या समझ आ रहा है सर, एक फंक्शन है, फंक्शन में वो पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ p, मतलब वो इस p की वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है फॉर विच इट इज 1-to-1 फंक्शन। अब हमको पता है 1-to-1 फंक्शन क्या होता है सर, 1-to-1 फंक्शन ये होता है जहां पर x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू हो, ये तो होना तय है, बट मल्टीपल x सेम वैल्यू y की ना दिखाए। आई होप आपको ये बात याद आ रही है। सर उसी कहानी, उसी बात को अप्लाई करने का सोच रहे हैं, लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि पहले डिफरेंशिएशन एज अ कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहानी को एक्सप्लोर करने के लिए कि वो p कैसे क्या वर्कआउट होगा उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी। तो जल्दी से थोड़ा डिफरेंशिएशन का एक आइडिया ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएशन में एक चीज बड़ी आसान सी है, एक चीज बड़ी सुलझी हुई चीज है कि सर डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब अगर आप दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, जैसे एक फंक्शन है f ऑफ x और एक दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, और इन दोनों का आप या तो सम ले रहे हो या डिफरेंस ले रहे हो, तो इस केस में आप हमेशा याद रखिए सर कि आप डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब इंडिविजुअली इनके अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मतलब आप लिख देंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स को अलग से डिफरेंशिएट कर दीजिए। हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। और दूसरा सर ये जो जी ऑफ एक्स है इसको भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शंस पे। ऑल्दो अभी मैं बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हम डिफरेंशिएशन एज अ कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी, सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तब मैं डिटेल में आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल के लिए जितनी ज़रूरत है बस उतनी चीज़ें बता रहा हूँ। सो डोंट वरी अगर अभी समझ में बहुत क्लियरली नहीं भी आ रहा है तो बस इस क्वेश्चन के लिए हमें जितना ज़्यादा चाहिए ना, जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए, अभी सिर्फ हम उतना सा पढ़ ले रहे हैं। बाकी डिफरेंशिएशन एज अ कंसेप्ट डिटेल में हम पढ़ेंगे। विद दैट अगर मैं थोड़ी और चीज़ें समझने की कोशिश करूँ स्टूडेंट्स, तो कुछ और फॉर्मूले होते हैं। जैसे एक बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है कि सर अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी कांस्टेंट वैल्यू इनटू किसी फंक्शन का, तो सर आप निश्चिंत होकर उस कांस्टेंट वैल्यू को अलग हटा दीजिए। मतलब अगर आप इस k को अलग हटा दें तो ये हो जाएगा k बाहर आ जाएगा, और आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे इस फंक्शन का। आप हमेशा
हमेशा याद रखिए कि आप डिफरेंशिएशन ये x वाली वैल्यूज का ही करिए। आप जो कांस्टेंट वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन्हें बाहर निकाल लीजिए, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है अगर वो किसी के साथ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर 2 रूल्स और होते हैं स्टूडेंट्स। वो कौन से 2 रूल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल ये होता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मान लो अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी ऐसी टर्म का, जैसे लिखा हुआ है x टू द पावर n, तो x किसी पावर तक रेज्ड है और उसका अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं n x टू द पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूं, मान लो मुझे दिया जा रहा है एक एक्सप्रेशन, मैं नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक एक्सप्रेशन ले लिया जा रहा है, जैसे 3x टू द पावर 4, ये आपका एक फंक्शन है मान लेते हैं, और वो चाह रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है 3x टू द पावर 4। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x टू दी पावर 4 में 3 तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 3 को आप बाहर निकाल लीजिए। तो आप जैसे ही 3 को बाहर निकाल लेंगे तो आपको डिफरेंशिएट किसे करना है स्टूडेंट्स, सर आपको डिफरेंशिएट करना है x टू दी पावर 4 को, और x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये यही सेम रूल से करिए। x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4-1। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 3 तो एज इट इज है, इस x टू दी पावर 4 का 4 फ्रंट में आ जाएगा, और x की पावर हम लिख देंगे 4-1, दैट्स 3। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मतलब ये सब करने का मोटिव क्या है, ये सब करने का है पता निकालने का तरीका, या ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सर जैसे ही निकला है 12x3, तो ये सब करने का रीज़न क्या है? ये सब करने का रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि मुझे अगर पता करना है, अगर मुझे पता करना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जैसे हमारा ये वाला फंक्शन है, हमारे क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन दिया गया, अगर ये मुझे पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की बातें हमें बताने में हेल्प करता है डिफरेंशिएशन। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस चिंता मत करना, जब मैं भी टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तब मैं डिटेल में समझाऊंगा कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, मैं सारी डिटेल्स कारणों के साथ आपको वहाँ बताऊंगा। अभी मैं एक हल्का सा सुपरफिशियल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक फैक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो मुझे पता करना है कि सर एक फंक्शन है, लेट्स से क्या फंक्शन है, फंक्शन है x+3, है ना। अब ये एक फंक्शन है और मुझे पता करना है कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। मुझे क्या पता करना है स्टूडेंट्स कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग, तो आप क्या करिए, आप कुछ मत करिए, इसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए, मतलब आप निकाल लीजिए d/dx ऑफ f(x), है ना। आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लीजिए, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ddx लूंगा इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है सर फंक्शन है x+3। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। जैसे हमने x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन सीखा स्टूडेंट्स कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n(x टू दी पावर n-1), उसी तरीके से एक और रूल याद रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे एक कांस्टेंट वैल्यू है k, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। आप सोचो ना k में क्या चेंज हो रहा है, तो k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है ना x के रिस्पेक्ट में, और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। आई एक्सेप्ट कि मैं थोड़ी सी टफ और थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और मैं जानबूझ के इसे बहुत सिंप्लीफाई नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बट चूंकि मैंने डेलिबरेटली यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है जिसमें हल्का सा कंसेप्ट यूज होने वाला है डिफरेंशिएशन का, तो मैं डिफरेंशिएशन की अभी तक जितनी काम की चीज़ें हमारे हैं ना, जो ज़रूरी हैं, बस वो चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत वास्ट टॉपिक है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के वक्त। अभी बस मैं छोटी सी चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि ddx ऑफ f(x) ये कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, x+3 का डिफरेंशिएशन, और हमें पता है कि अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस लगा, ये एक अलग फंक्शन है, अगर ये एक अलग फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मतलब आप निकाल सकते हो ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ 3, तो ये ओवरऑल आपका ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है x की पावर 1, और x की पावर 1 को कैसे लिखेंगे, अभी हमने सीखा कि सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर अगर आप ddx निकालें, अगर आप d/dx निकालें, अगर आप डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स किसे, सर अगर आप x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप इसे लिखते हैं n x टू द पावर n-1। सिमिलरली अगर मैं x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करूं तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, उसे मैं लिखूंगा 1 इंटू x टू द पावर 1-1, है ना, प्लस अभी हमने सीखा 3 एक कांस्टेंट है, और अगर 3 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सर 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो अब अगर मैं फाइनली चीज़ें वर्कआउट करूँ तो ये है 1, x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 + 0, यानी ओवरऑल कितना आ रहा है 1। अब ये 1 आने का मतलब क्या है, मैं वो समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं,
अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, और अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आ रहा है सर, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, अब देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 1, और 1 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर ये डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मतलब मैं क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं ये बात कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? जी हाँ, इसका उल्टा भी ट्रू है। यानी कि अगर कोई एक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कोई एक फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए उनका जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मतलब उनका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे आप x के रिस्पेक्ट में, है ना, y का या ऑब्वियसली f ऑफ x का, तो ये डेफिनेटली लेस देन जीरो का। ऑब्वियसली सर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो y में चेंज कैसा हो रहा है सर? y में चेंज नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप आपको याद है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आप रिकलेक्ट या रिकॉल कर पा रहे हैं आई होप। जैसे कि हमने देखा था इंक्रीजिंग फंक्शंस कैसे होते हैं सर, जैसे मैं एक ये फंक्शन बना रहा हूँ, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों कहेंगे सर? सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए होगा कि अगर आप x की एक छोटी वैल्यू लें और x की एक बड़ी वैल्यू लें, तो y की x की छोटी वैल्यू के लिए छोटी वैल्यू आती है और y की वैल्यू बड़ी वैल्यू के लिए x की बड़ी वैल्यू के लिए बड़ी आती है। यानी अगर ये था सर आपका x ऑफ 1 और ये था अगर आपका x ऑफ 2, और अगर मैं कहूँ जो x ऑफ 1 है वो अगर x2 से छोटा है, तो डेफिनेटली ये x1 के रिस्पेक्ट में y1 है और ये x2 के रिस्पेक्ट में y2 है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि y1 छोटा होगा किससे सर? y2 से। आई होप आपको दिखाई दे रहा है और ये क्लियरली समझ आ रहा है। बस इतनी छोटी सी ये बात है कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू छोटी, एक्स की बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू बड़ी। और इसे चेक करने का, किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आप कुछ मत करिए, आप उसका dy बाई डी एक्स निकालिए, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो आप डेफिनेटली कंक्लूड करेंगे कि वो फंक्शन कैसा होगा स्टूडेंट्स? सर वो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई होप ये बातें आपको याद रहेंगी स्टूडेंट्स। अभी मैं एक हल्का सा सुपरफिशियल ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई रिपीट माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली, हम बहुत डिटेल में टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये 3 कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे, तब ये कंसेप्ट्स आपको समझ आएंगे। हालांकि अभी सिर्फ मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, जितना ज़रूरी है उतना, है ना। इसी तरह से अगर मुझे कोई डिक्रीजिंग फंक्शन की कोई बात करता है, जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होंगे स्टूडेंट्स, कि सर कोई फंक्शन है डिक्रीजिंग, है ना, मान लो कोई फंक्शन ऐसा कुछ है, कुछ भी बना लेते हैं रैंडम सा, जैसे कि मान लेते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑब्वियसली, और अगर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग क्यों होगा सर? सर ये डिक्रीजिंग फंक्शन इसलिए होगा क्योंकि अगर आप x की छोटी वैल्यू लें और x की एक बड़ी वैल्यू लें, तो मान लो ये है सर आपका x1 और अगर ये है आपका x2, तो x की छोटी वैल्यू के लिए आई थिंक y की बड़ी वैल्यू मिलेगी और x की बड़ी वैल्यू के लिए y की छोटी वैल्यू मिलेगी। डू यू रियलाइज ये होगा y2 और ये होगा y1। y1 मतलब क्या? ये होगा f ऑफ x1, है ना, और y2 मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा f ऑफ x2। एंड डू यू रियलाइज सर कि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सर अगर x1 x2 से छोटा है, फिर भी जो f ऑफ x1 निकल रहा है सर वो बड़ा है f ऑफ x2 से। और ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन जो था, ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप आपको दिख रहा है, ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जब भी कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, जब भी स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो आप हमेशा याद रखिए एक डिक्रीजिंग फंक्शन पता करने का तरीका है कि वो फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं। आप कुछ मत करिए, आप उसका dy बाई डी एक्स निकालिए, और जो उसका डिफरेंशिएशन है, जो उसका dy बाई डी एक्स है, अगर वो नेगेटिव है तो आप कहेंगे कि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप आपको ये बातें याद रहेंगी। ये थोड़ा सा एक हल्का सा मैंने ओवरव्यू दिया है, हम डिटेल में अभी भी नहीं गए, है ना। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस जो ज़रूरी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की। हमने 3 से 4 बातें सीखी स्टूडेंट्स। पहले तो हमने सीखा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो सर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है y में क्या बदलाव आ रहा है, y में क्या चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट, मतलब x को चेंज करें तो y किस रेट से, किस दर से, किस गति से, किस स्पीड से चेंज होता है, वो हम अगर फिगर आउट करना चाहें तो फिगर आउट करने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएशन निकालने के 2 एक आसान से तरीके बताए। अभी हमने पूरा डिटेल में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, बस काम की चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे अगर 2 अलग अलग एक्सप्रेशन और उनके समेशन या डिफरेंस को आप डिफरेंशिएट करें तो आप उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तीसरी चीज, x की कुछ पावर तक अगर वो रेज्ड है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n-1, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक छोटी सी चीज और सीखी कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उस कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0। 2 और सबसे ज़रूरी और सबसे खास चीज़ें सीखी कि सर अगर कोई भी फंक्शन
कोई भी फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होता है, यानी वो नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। और कोई भी फंक्शन सर अगर पॉजिटिव है, अगर कोई भी फंक्शन एक पॉजिटिव नहीं, कोई भी फंक्शन एक अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, मतलब वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इन्हीं बातों से अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अगेन बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे पढ़ें, एक बार खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। एक बार हम साथ में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो वो क्या कह रहा है, एफ आर टू आर डिफाइंड एक फंक्शन है, तो सर एफ का डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है। आई होप ये तो दिख ही रहा है। तो अब वो क्या कह रहा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देखो ये क्यूबिक है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2010। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास स्टूडेंट्स, कैसा पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, है ना। तो जो आपका एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो होगा एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस हमें और क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, हमें दिख रहा है 3x प्लस 2010, है ना। तो मुझे दो चीज़ें और दिख रही हैं, 3x प्लस 2010। अब वो इस फंक्शन के बारे में बोल क्या रहा है वो समझते हैं स्टूडेंट्स। वो बोल रहा है देन द रेंज ऑफ p फॉर विच इट इज़ अ 1-to-1 फंक्शन। देखो ये r जो है ये को डोमेन है, ये रेंज नहीं है। रेंज तो क्या होती है कि सर डोमेन से जो अलग अलग वैल्यूज रखेंगे वो रखने पर y की क्या क्या वैल्यूज आपको मिलेंगी, y की क्या क्या वैल्यूज आपको मिलेंगी, वो वैल्यूज होती हैं रेंज। और हमने हमेशा से सीखा है कि सर रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होता है। क्या आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं? इनकेस अगर आप भूल गए हो तो मैं जल्दी से याद दिला देता हूँ स्टूडेंट्स। याद करो, हमने 2-3 चीज़ें सीखी हैं। क्या चीज़ें सीखी हैं सर? हमने बड़ी आसान सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी 2-3 चीज़ें सीखी हैं। जैसे आपका ये जो सेट होता है, ये आपका डोमेन सेट होता है स्टूडेंट्स, याद करिए। सिमिलरली ये जो सेट होगा दूसरा, ये मान लेते हैं आपका को डोमेन सेट है ना। हमने सीखा है स्टूडेंट्स, याद करो, अगर डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, और को डोमेन के अंदर भी हमारे पास लेट्स से काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, कुछ एलिमेंट्स हैं। और अगर डोमेन के कुछ एलिमेंट्स ने कहीं ना कहीं आपस में को डोमेन के कुछ एलिमेंट से मैपिंग की, लेकिन इस मैपिंग के दौरान ये हुआ स्टूडेंट्स की एक एलिमेंट खाली रह गया, तो बेशक सर फंक्शंस में ये अलाउड है कि को डोमेन में कुछ एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस मुझे को डोमेन में दिखनी चाहिए और वो इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन हुआ करती थी। बशर्ते मुझे एक और बात इंश्योर करनी पड़ती है कि सर जिन जिन वैल्यूज़ की हमें इमेज मिल गई, मतलब जो जो वैल्यूज एज एन इमेज काम कर रही हैं, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी होती है रेंज। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो हम इसे कहा करते थे रेंज, और हम इसे क्या कहते थे स्टूडेंट्स, हम इसे कहते थे को डोमेन। मैं जल्दी से आपको सारी चीज़ें याद दिला रहा हूँ क्योंकि इसका 1-to-1 देखने का यही हमारा तरीका होगा। और इस सेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस सेट को हम क्या कहा करते थे, इसे हम डोमेन कहा करते थे। और अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है सर, कि जो रेंज सेट होता है, जो रेंज हमारा सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता है। वो हमेशा सबसेट होता है किसका, वो सबसेट होता है को डोमेन का। आई होप ये बात भी आपको याद होगी स्टूडेंट्स। और अगर सर ऐसा कुछ है तो इस बेसिस पे मैं पता कर सकता हूं कि ये कैसे तरह का फंक्शन है, किस तरह की इसमें मैपिंग हो रही है, और उस मैपिंग के अलग अलग तरीकों से ही हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस फिगर आउट कर रहे हैं। आज वापस आते हैं स्टूडेंट्स काम की बात पे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि जब इस फंक्शन में उसने लिखा है आर से आर, तो ये आर आपका डोमेन है और ये आर स्टूडेंट्स क्लियरली को डोमेन है। तो रेंज तो अब हम निकालेंगे, और रेंज के लिए तो बात कर रहा है, बाय द वे इस फंक्शन की रेंज की बात नहीं कर रहा है, पूछ रहा है कि p की वैल्यू कहां से कहां तक होगी ताकि ये जो फंक्शन है आपका 1-1 फंक्शन में जाए, फंक्शन 1-to-1 फंक्शन में जाए। अब आप याद करिए लास्ट लेक्चर में आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इन जनरल वो पॉलिनोमियल कैसा बनेगा आप याद करो। सो अगर ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि देखो अगर हम नहीं चाहते तो ऐसा तो शायद बन ही जाता। कैसा बन जाता है स्टूडेंट्स, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, मुझे दिख रहा है 3rd डिग्री का वो पॉलिनोमियल है, वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, और अगर वो एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो शायद कुछ ऐसा होता। देखो क्यूबिक है, क्यूबिक होने का मतलब क्या है, उसके 3 रूट्स तो मिनिमम, या सॉरी मिनिमम तो नहीं, अटमोस्ट मैक्सिमम उसके 3 रूट्स हो सकते थे। अगर मैं मानूं वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में 3 रूट्स होते तो क्या होता, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। रूट्स का मतलब क्या होता है सर, रूट्स का मतलब होता है कि अल्फा बीटा और गामा पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, है ना, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो शायद वो फंक्शन कुछ ऐसा होता, अल्फा बीटा और गामा, शायद वो फंक्शन कुछ ऐसा हो रहा होता, शायद। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली लाइक दिस, बट शायद ऐसा कुछ हो रहा होता। और उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सर उस केस में हो रहा था कि ये होता आपका अल्फा, ये होता आपका बीटा और ये होता आपका गामा। तो 3 रूट्स निकल के आ रहे होते, शायद कुछ कहानी ऐसी हो रही होती। आई होप यू आर रियलाइजिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट सर अगर ऐसा हो रहा होता तो डू यू रियलाइज कि अगर सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके अगर 3 रूट्स आ गए, मतलब इसके डेफिनेटली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मुझे मिल जाते।
और आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी भी कर्व का एक लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एक भी कुछ मिला वो फंक्शन 1 1 से क्या बन जाता है, फंक्शन 1 1 से मेनी टू 1 बन जाता है। होप यू आर रियलाइजिंग मेनी टू 1 क्यों बन रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि सर आप ट्राई करो ना, आप देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल जैसी कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो सर इस वैल्यू पे भी फंक्शन की वही वैल्यू है, एक्स की इस वैल्यू पर भी फंक्शन की वही वैल्यू है और एक्स की इस वैल्यू पर भी फंक्शन की वही वैल्यू है, मतलब आपने इस फंक्शन को मेनी टू 1 बना दिया है। तो सर अगर इसको 1 to 1 ही बना के रखना है तो क्या करना पड़ता सर, 1 to 1 बनाने के लिए मुझे याद है, मुझे इतना जरूर इंश्योर करना है कि ये हमेशा एक इंक्रीजिंग या हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन ही बना रहे। आप याद करिए हमने पढ़ा था अगर मान लो अगर ये क्यूबिक फंक्शन है, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है इसके रूट्स हो ही ना, या फिर इसका मिनिमम एक ही रूट हो, इसका मैक्सिमम एक ही रूट हो, हाँ सर हो सकता है। और अगर इसका एक ही रूट हो रहा होता तो शायद फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता। और सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर ये एक ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता या फिर अगर ये एक ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होता, अगर इसका एक ही रूट आ रहा होता, ये एक्स एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, मान लो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग था, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग था, तो उस केस में मैं इसको 1 1 कहता या नहीं स्टूडेंट्स? आई होप यू रियलाइजिंग अब ये मेनी 1 नहीं है क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करिए वो इस कर्व को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। आर यू रियलाइजिंग दैट? या फिर इसके अलावा अगर वो कॉन्स्टेंटली एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो वो इस कर्व को एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बात बड़ी आसान सी है जो मैं कहना चाह रहा हूं। बात यह है कि सर अगर एक फंक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग या कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग हो जाए तो वो फंक्शन 1 1 बन जाता है, मेनी 1 नहीं रहता है। मतलब मुझे ये देखना है कि ये फंक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है या नहीं, और उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? डिफरेंशिएशन की। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आई होप आपको क्लिक हुआ होगा कि अब मैं इस फंक्शन को, इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आई होप आगे की कहानी आपको क्लिक हुई। मैं यहाँ से वापस चाहता हूँ कि एक बार आप खुद से इसे ट्राई करें। तो जल्दी से देखिए इस वाले पाथ से कि आप डिफरेंशिएट करके आप इसे कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग या कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग कैसे बनाएंगे। जल्दी से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। क्या आपने फाइनली सोचा कि अब क्या करना होगा? आई होप आपके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि सर अगर चेक करना है या ये बताना है या बोलना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमने एक हल्का सा ओवरव्यू लिया स्टूडेंट्स की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जल्दी से देखेंगे। अगर इसे डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन देखना है तो मैं लिखने जा रहा हूँ इसका डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना। मतलब एफ ऑफ एक्स में जो चेंज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, अगर एक्स चेंज होगा तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे सर? इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पूरे फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना हुआ तो कैसे करेंगे सर? सर निकालेंगे डी डी एक्स डी बाई बाई डी एक्स। किसका सर? हम निकालेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन का जो कि क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज इट 3x प्लस 2010। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट। सर हमने सीखा है डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इंडिविजुअली, तो सारे एक अलग अलग एक्सप्रेशंस में ये डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डी डी एक्स ये अलग अलग जगह बांट देंगे। तो ये हो जाएगा सर, ये जो डिफरेंशिएशन हम लिख रहे हैं ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब। आई होप आपको दिख रहा है, प्लस बीच में प्लस साइन है। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ऑफ 3x स्टूडेंट्स। और फिर आगे क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2010। आई होप ये चीज़ें बहुत स्मूथली आपको क्लियर हो रही हैं और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ा और आगे अगर बढ़ें, हम चीज़ें समझने की कोशिश करें तो मुझे क्या दिख रहा है सर? सर मुझे एक बड़ी आसान सी चीज़ दिख रही है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर? ये पावर को हम फ्रंट में लेकर आते हैं तो पावर फ्रंट में आई तो हो जाएगा 3x, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। आई होप आपको ये दिख रहा है। सर यहाँ पे क्या करेंगे? सर यहाँ पे सबसे पहले तो p कांस्टेंट टर्म है तो p बाहर ले आएंगे। जैसे ही p बाहर लेके आए तो p बाहर आ गया। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अब आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर में वापस यही रूल लगाएंगे, एक्स की पावर 2। तो सर पावर फ्रंट में आएगी तो पावर आ जाएगी फ्रंट में सामने 2, और पावर में से एक कम कर देंगे तो 2 में से एक कम किया तो कितना हो जाएगा? 1। तो हो जाएगा 2px। आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़े अगर स्टूडेंट्स तो आगे नेक्स्ट चीज को देखा तो अगेन 3x में हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे? सिर्फ x को, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट टर्म है तो 3 बाहर आ जाएगा। जैसे ही 3 बाहर आए तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। बताइए x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? x की पावर 1 है तो पावर 1 है तो 1 फ्रंट में आएगा, 1 × 3 3 रहेगा, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि x की पावर 1 - 1 तो x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे? 3। और अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है? वो होता है 0। तो 2010 का डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो ये आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? सर ये आपका आ रहा है,
ये निकल के आ रहा है dy/dx, है ना, ये आपके f(x) का dy/dx आ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर मैं इसी चीज़ को समझने की कोशिश करूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। देखो मैं इसे लिख देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सर ये लिखा हुआ है 3x², है ना, हमारे पास dy/जो dx निकल के आया है ना, इसे हम क्या कह रहे हैं सर, इसे हम कह रहे हैं 3x²। देन क्या लिखा हुआ है सर, फिर लिखा हुआ है 2px + 3, है ना। तो नेक्स्ट टर्म जो लिखी हुई है वो है, ध्यान से सुनिएगा, 2px + 3। अब सर अब क्या करेंगे, देखो अब मुझे बोलना है या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्यों सर, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तब ही जाकर ये 1 1 बनेगा। क्या आपको दिख रहा है, तब ही जाकर ये 1 1 बनेगा, वरना ये मैनी 1 बन जाएगा अगर इसका कोई भी एक लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आया। आई होप लास्ट लेक्चर से ये सारी बातें आपको याद हैं। तो सर इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए हमने सीखा है कि इसका डिफरेंशिएशन या तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, या तो >0 होना चाहिए, या फिर इसका जो डिफरेंशिएशन है, जो इसका आपने फंक्शन का dy/dx निकाला है, वो <0 होना चाहिए। तो सर इसके बारे में सोचते हैं ये क्या हो सकता है। आपको कुछ याद आया, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक को याद करिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक कैसे हुआ करते हैं। इसमें से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताइए मुझे आप जल्दी से देख के, क्या आप 3x² को देख के बता सकते हो कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक में भी मुझे दिख रहा है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो 3 है, जो x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स याद करिए, हमने पढ़ा है अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, मैं फंक्शन के कर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, है ना। फंक्शन का जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, ये फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, ये dy/dx है। तो मुझे अब dy/dx पता करना है कि वो >0 है या <0 है, क्योंकि बस इन्हीं केस में हम उसका 1 1 होना या 1 to 1 फंक्शन होना अश्योर कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं देखना चाह रहा हूं कि इसके बारे में हम क्या जानते हैं। हम इसके बारे में ये जानते हैं सर, सबसे पहले बात तो कि अगर आपका a पॉजिटिव है, अगर आपका a पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेटिक के 3 तरह के ग्राफ बनते हैं सर, 3 केसेस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है सर, ऑब्वियसली तीनों ही केसेस में अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है। तो एक सर तब बनता है जब इसके 2 रूट्स आ रहे हो, 2 रूट्स आते हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, >0। सर एक केस वो बनता है जब इसका एग्जैक्टली एक रूट आ रहा हो, जब ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होता है, लेकिन उस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। सर एक केस और होता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 होता है, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। आई होप ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं और आपको याद आ रही हैं। और अगर अभी नहीं कन्फ्यूजन, अभी भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी में कन्फ्यूजन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू ही करने वाले हैं कुछ ही आने वाले दिनों में, आपको और अच्छे से समझ आएगा। बट आई होप ये कंसेप्ट पर्टिकुलर हमने 2 से 3 बार रिवाइज किया है, तो इस बार आई होप क्लियर हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अगर y एक्सिस पर देखो, अगर y एक्सिस पर देखो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो सर जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो हमेशा आपका जो क्वाड्रेटिक है वो एक्स एक्सिस से ऊपर होता है। मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है, जो कर्वेचर है, जो आपका फंक्शन है, जो आपकी इक्वेशन है, क्या सर, ax² + bx + c, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो हमेशा >0 होती है, क्योंकि देखो वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, वो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही लाई कर रही है। आपको दिख रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव कहना है, अगर मुझे कहना है कि अगर वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, मतलब उसमें x की कुछ भी वैल्यू रखो सर, आप उसमें x की कोई भी वैल्यू रखो, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये सिर्फ तब होता है जब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट <0 हो। मतलब अगर मुझे कहना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं ये ज़रूर सोचूंगा कि उस केस में उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि सोचो, अगर डिस्क्रिमिनेंट >0 हुआ तो कभी ये नेगेटिव है और कभी ये पॉजिटिव है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए ना कि कभी नेगेटिव हुआ है कभी पॉजिटिव। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर dy/dx या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो या पूरा का पूरा नेगेटिव हो, बट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं चलेगा। उस केस में तो उसके मैक्सिमम और मिनिमा आने लग जाएंगे। सोचो ना, कभी पॉजिटिव मतलब उठ रहा है, कभी नेगेटिव मतलब गिर रहा है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ उठेगा गिरेगा ऐसा कुछ बनेगा। और जैसे ये सब बना तो ये मैनी 1 का सिनेरियो बन जाएगा। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो dy/dx है वो मुझे चाहिए या तो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जब dy/dx को मैंने देखने चला तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक में सबसे पहले तो मैंने x² का कोफिशिएंट देखा। x² का कोफिशिएंट देख के मुझे समझ आया कि वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा।
मतलब उसके पॉजिटिव होने के चांसेस तो है, वो यहाँ भी पॉजिटिव होगा लेकिन थोड़ा नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा लेकिन कहीं कहीं पे जीरो भी होगा, लेकिन सर यहाँ पे जीरो भी नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये कब होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट याद है ना स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, जब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। रूट्स क्या होते हैं? जब ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। बाय द वे, अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये तो मेनी वन फंक्शन है, तो मैं इस फंक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, ये मेनी वन फंक्शन है, पर हम इस फंक्शन को नहीं देख रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपको इस कर्व को नहीं देखना है। आपका ओरिजिनल कर्व क्या है स्टूडेंट्स? आपका ओरिजिनल कर्व तो ये था, आप इस कर्व के बारे में बात कर रहे हो, और ये कर्व का डेरिवेटिव हम देखना चाह रहे हैं। मैं देखना चाह रहा हूं कि उस कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ रहा है, वो या तो हमेशा पॉजिटिव है नेगेटिव। तो नेगेटिव तो बन नहीं पा रहा है सर, नेगेटिव थोड़ी सी देर के लिए बन रहा है, वो देखो यहाँ पे बस। तो इसमें बात नहीं बनेगी। मुझे ये पता चल गया कि इस कर्व को हमेशा पॉजिटिव ही रखना होगा, और इस कर्व को हमेशा ही पॉजिटिव रखना है। तो बेस्ट केस ये होगा कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दीजिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दीजिए, मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स, कौन? हमारी जो क्वाड्रेटिक आई है 3x² + 2x + 3, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दीजिए। तो मुझे ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आ रहा है, क्या आ रहा है? 3x² + 2px + 3, है ना? ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 3x² + 2px + 3, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है स्टूडेंट, जो कि कितना है? जिसे हम लिखते हैं dy/dx। तो मुझे जैसे ही ये दिखा सर, मुझे जैसे ही ये क्लिक हुआ कि सर ये जो x² का कोफिशिएंट है 3, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, है ना? और जैसे ही अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, तो मैं तो ये वाले सिनेरियो को इमेजिन करूंगा, जब हमारा पैराबोला अबव एक्स एक्सिस हो रही है, तब होता है जब क्या हो सर? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो सर जब ये नेगेटिव हो, एंड व्हाट इज b² - 4ac? b², सर ये है आपका a, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा c। तो b² यानी 2p का स्क्वायर, है ना? तो 2p का स्क्वायर यानी, मैं पूरा ही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, 2p का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 is 4। नाउ व्हाट इज a? a is clearly 3, आई होप आपको दिख रहा है। एंड व्हाट इज c स्टूडेंट? c मुझे क्लियरली दिख रहा है 3। तो ये कुछ बन रहा है, और ये क्या होना चाहिए सर? ये होना चाहिए नेगेटिव, यानी होना चाहिए लेस देन 0। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं। और अगर मैं इसे वर्कआउट करने की कोशिश करूँ, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकालें, तो क्या दिख रहा है? 2p का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? 4p², है ना? तो कितना बन जा रहा है स्टूडेंट्स? ये बन जा रहा है 4p² माइनस, वो बच रहा है 4 × 3 × 3, जिसे मैं 4 × 9, या फिर मैं उसे लिख लेता हूँ 4 × 3²। और ये मुझे चाहिए नेगेटिव, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहना चाह रहे हो सर? उस केस में आप कहना चाह रहे हो कि सर एक काम करो, पहले तो 4 कॉमन ले लो। आई होप इनइक्वालिटी में से पॉजिटिव वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा p² - 3² लेस देन 0। सर ये a² - b² वाला फॉर्मूला है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे? हम इसे लिखेंगे p + 3 और लिखेंगे p - 3। आई होप आपको ये दिख रहा है। और सर जैसे ही ऐसा कुछ दिखा, तो हमारी कौन सी मेथड हमारे काम आती है? आई होप ये मेथड अब आपके अंदर दिमाग में बहुत अच्छे से बाय हार्ट हो चुकी है। हम वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से अब तो इसे देख के ही तुम आंसर लिख सकते हो, ये सब बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे कहीं -∞ होगा, यहाँ पे कहीं +∞ होगा, बीच में कहीं -3 और इधर कहीं +3 होगा। -3 और +3 के बीच एक छोटी सी आसान सी वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो होगी सर 0। तो 0 रख लेते हैं। जैसे ही 0 रखा, तो 0 + 3 पॉजिटिव, 0 - 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव। तो सर ये जो एक्सप्रेशन होने वाला है -3 से 3 के बीच क्या होगा? नेगेटिव। तो -3 से 3 के पहले, -3 से पहले -∞ तक क्या होगा? पॉजिटिव, और +3 के बाद भी क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए सर? सर हमें चाहिए नेगेटिव, आपको चाहिए लेस देन 0, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव कहाँ पर है सर? -3 से 3 के बीच में। क्या इसका इक्वल टू 0 होना अलाउड है? इसका इक्वल टू 0 होना भी अलाउड नहीं है। तो सोच के बताओ फाइनली मैं क्या आंसर लिखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसके बाद आप मुझे बताएं कि p कहां से कहां तक होगा, ताकि आप आंसर लिख पाएं। जल्दी से स्टूडेंट्स बताइए, क्या आप फाइनली सोच पाए कि इसको कैसे निकालेंगे? आई होप कहानी बड़ी सिंपल सी थी। मुझे चाहिए था ये एक्सप्रेशन लेस देन 0, ये एक्सप्रेशन चाहिए था नेगेटिव। और नेगेटिव कब हो रहा है सर? -3 से 3 के बीच में। और हमने अभी डिस्कस किया -3 और 3 को इंक्लूड करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमको इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो मेरा आंसर फाइनली क्या होगा? मैं कहूंगा कि सर जो p है वो -3 से 3 के बीच होगा। मतलब p को मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि सर जो p की वैल्यू होगी वो होगी सर -3 से 3 के बीच में, एंड एक्सक्लूडिंग -3 and 3। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है सर कि अगर आपने p की कोई भी वैल्यू -3 या -3 से छोटी, या फिर +3 या +3 से बड़ी अगर रखी होती यहां पर,
तो उस केस में डेफिनेटली ये जो कर्व है, ये कर्व एक 1-to-1 कर्व नहीं बनता, ये कर्व फिर एक ग्लोबल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा होता। लेकिन अगर आपने इसको -3 से 3 के बीच रखा तो इसका डेफिनेटली एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तय है। मतलब इस केस में अगर आपने कोई भी -3 से 3 के बीच वैल्यू रखी पी की, तो उस केस में इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ना सर, वो कुछ ऐसा ही बनेगा, ये अपवर्ड मतलब ऊपर ही जाएगा और एक बार ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और उस केस में सोचो ना आप उस केस में कहीं भी सोचो, ये स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग हुआ तो डेफिनेटली सर ये 1-to-1 ही रहने वाला है। क्योंकि सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर p -3 से छोटा, -3 या -3 से छोटा या +3 या +3 से बड़ा होता, उस केस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता सर? उस केस में फिर ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाता। और अगर सोच के देखो, अगर ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाता तो प्रॉब्लम क्या होती सर? प्रॉब्लम उस केस में होती कि सर ये कभी इंक्रीजिंग है, कभी डिक्रीजिंग है, फिर कभी इंक्रीजिंग है। मतलब जब जब ये इंक्रीजिंग है उस केस में dy/dx पॉजिटिव है, जब जब ये डिक्रीजिंग है वहां x की उन सारी वैल्यूज के लिए dy/dx नेगेटिव है, और फिर वापस जब जब ये इंक्रीजिंग है उस केस के लिए वापस dy/dx पॉजिटिव है। तो dy/dx कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, मतलब कभी इंक्रीजिंग, कभी डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीजिंग। तो कभी ग्राफ उठा, कभी गिरा, फिर कभी उठा। इसका क्या मतलब होगा सर? इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा, कि इस फंक्शन का many to 1 होना तय है। इस फंक्शन का फिर 1-1 रह जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1-1 ये कर्व, ये पॉलिनोमियल जो कर्व है हमारे, ये सिर्फ तब होते हैं जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। और इसको डिफरेंशिएट करके हमने ये जान लिया था कि सर इसका डिफरेंशिएशन एक क्वाड्रेटिक बन रहा था। और क्वाड्रेटिक के बारे में बताया कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव सिर्फ तब होता है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव सिर्फ तब होता है जब, अगर ये पहली बात तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला था और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो। क्या आपको ये बातें याद आई? मैं एक छोटे से एग्जांपल से और इसको कंसोलिडेट करवाता हूँ। मैं जो बात आपको यहाँ कहने चाह रहा हूँ, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो इस चीज से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। dy/dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। जो आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे ना स्टूडेंट्स, इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। ऑल्दो ये सारी बातें मैं डिटेल में क्लियर करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब हम पढ़ेंगे एज अ चैप्टर, बट चूंकि ये क्वेश्चन आया और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैं चाहता था कि मैं अभी डिस्कस करूं, ताकि आपको 1-to-1 एज अ कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं। और थोड़ा सा हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं, होगा मतलब अगर आप जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये होना तय है कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से और 2-4 कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता अभी अपने आप को कि मैं उसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही करना है तो हम 11th और 12th बोर्ड की तैयारी करेंगे, राइट। आईआईटी जेईई और मेंस में होना तय है कि अलग अलग जगह के बहुत सारे कंसेप्ट्स को मर्ज करके, मिंगल करके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। और वहीं तो आपकी एक्चुअल स्किल्स चेक होंगी, वहीं पर तो आपकी दक्षता पता चलेगी कि आप कितना बेस जानते हैं, कितने अच्छे से कंसेप्ट्स को जानते हैं, कितनी गहराइयों में, बारीकियों में आपने चीज़ें पढ़ी हैं। उसी के लिए मैं एक और छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो एक कर्व है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कर्व है ना, और ये कर्व कुछ ऐसा सा है, इस कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा सा है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जो आप dy/dx निकालते हो ना, एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इस चीज को, क्योंकि हम इसे उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस एक हल्का सा सुपरफिशियल ओवरव्यू दे रहा हूँ। dy/dx का मतलब होता है कि सर अगर किसी पॉइंट पे आप डिफरेंशिएट करें ना, तो उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, अब टेंजेंट की अगर मैं स्लोप निकालूं, अब सर टेंजेंट और स्लोप क्या होते हैं? टेंजेंट मतलब उस पॉइंट पे टच करने वाली लाइन टेंजेंट, और स्लोप क्या होती है सर? स्लोप मतलब उस टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसका tan थीटा, उसका tan रेशो। तो एक बात समझो स्टूडेंट्स, अगर ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो आप हमेशा याद रखिए जो tan थीटा है ना, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, जैसे देखो यहाँ पर ये ग्राफ गिर रहा है, अगर यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो इसका टेंजेंट का जो एंगल बनेगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और किसी ऑब्ट्यूज एंगल का अगर आप tan थीटा लेंगे ना, जैसे यहाँ पर अगर आप dy/dx निकालेंगे, इस केस में dy/dx निकालेंगे, तो मान लेता हूँ ये जो एंगल था ये θ1 था और ये एंगल था लेट्स से θ2, तो ये जो आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा tan θ2, ये जो आने वाला है ये <0 होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। बड़ी आसान सी मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब जब कर्व इंक्रीजिंग होगा, जब जब कर्व ऊपर उठेगा, मतलब इस दौरान आप dy/dx निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा? वो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके बाद यहाँ से अगर ये कर्व गिर रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली dy/dx नेगेटिव होगा, क्योंकि कर्व डिक्रीजिंग है। इसके बाद वापस अगर आप यहाँ से देखें तो ये कर्व उठ रहा है, तो इस पॉइंट के बाद वापस ये कर्व का dy/dx निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। आप बात समझिए। और अगर ये कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव आ रहा है, कौन? dy/dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब ये कर्व 1-to-1 नहीं हो सकता, क्योंकि उठा फिर गिरा फिर उठा। मतलब डेफिनेटली आप एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो सर वो डेफिनेटली इसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1-to-1 नहीं रहा, ये तो many to 1
फंक्शन है। लेकिन सर अगर मुझे कभी भी क्लेम करना है कि कोई फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल, ये स्पेशली पॉलिनोमियल फंक्शंस के केसेस में हमको याद रखना है कि सर वो पॉलिनोमियल एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो देखो ये कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन देगा ही नहीं, देखो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आई यू रियलाइजिंग कि सर हमें पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इंक्रीजिंग में एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू मिलनी है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब एक्स की मल्टीपल वैल्यूज के लिए वाई की सेम वैल्यू मिलना इम्पॉसिबल है अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं मिलेगा सर, तय है। तो पॉइंट इज बड़ा सिंपल कि सर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। उस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर ऐसा है तो उस फंक्शन को हम 1 to 1 कहेंगे। आई होप बहुत आसान सी बात है जो फाइनली इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुई है और आपको बहुत अच्छे से अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि 1 to 1 फंक्शन या मैनी टू 1 फंक्शन क्या होते हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। आई होप ये जो सारी स्टोरी आपको समझाई गई है बहुत अच्छे से समझ आई और इस क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हुई। विद दैट और कुछ चीज़ें सीखते हैं और कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। आई होप डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा जो हमने सीखा, मैक्सिमा मिनिमा तो नहीं सीखा, dy/dx इसके रूल्स थोड़े बहुत जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की, ये सब आपको समझ आए और ये सब याद रहेंगे, है ना। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े, आई होप ये पढ़ाई बहुत टफ नहीं है और मेरा आपको इजीली समझ आ रहा है जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, और हमें आसान चीज़ों से टफ चीज़ों की तरफ बढ़ना होगा। मतलब मेरा मोटिव हमेशा से ये रहा है कि मैं एक बहुत ही आसान सी चीज़ बताऊँ, मतलब बेसिक सी चीज़ बताऊँ, लेकिन उसको उस लेवल पे लेकर जाऊँ जहाँ उसके जेईई एडवांस के एप्लीकेशंस बनते हैं, है ना। मतलब आप प्लीज़ इस बात को समझिए, हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपको ज़िंदगी में 2 तरह के लोग या 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक वो क्वेश्चंस जो आपको अच्छा महसूस करवाएंगे और एक वो क्वेश्चंस जो आपके लिए अच्छा चाहेंगे, है ना। और हर बार ये 2 लोग सेम नहीं होते, हर बार ये दोनों तरह के क्वेश्चन सेम नहीं होते कि उनको सॉल्व करके आपको अच्छा भी फील हो जाए और वो आपका अच्छा भी चाहें। अगर आपको चाहिए कि कोई क्वेश्चन आपका भला करे, कोई क्वेश्चन से आपका फ़ायदा हो, तो आपको टफ, चैलेंजिंग, अच्छे क्वेश्चंस ढूंढने होंगे, क्योंकि हमें बात पता है, बेसिक थ्योरी है ना लाइफ की, कि जितनी अच्छी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे आप उतने मजबूत होते जाओगे, आप उतना डेवलप कर पाओगे खुद को। तो प्रॉब्लम्स का चैलेंजिंग होना ज़रूरी है और हम इन लेक्चर्स में ये तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेसिक्स आपको सारे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जेईई मेंस और एडवांस तक लेके जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि थ्योरेटिकली आप बहुत मजबूत हों, थ्योरेटिकली आपको हर कंसेप्ट पता हो, और फिर जब उस कंसेप्ट के हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली इजी भी ला रहे हैं, मॉडरेट भी ला रहे हैं, और फाइनली हम जेईई एडवांस तक जा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब ये मैं टफनेस बढ़ा रहा हूँ तो आप घबराएं मत, आप ये मत सोचें कि बहुत चैलेंज बढ़ा दिया है सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ हो रही है सर, ये तो बहुत ही भयानक सा आप पढ़ा रहे हो, ये क्या हो रहा है। आप कोशिश करिए कि पेशेंस के साथ थोड़ा बने रहें, थोड़ा सा समझते रहें। पहला एक रीज़न ये हो सकता है स्टूडेंट्स की अभी हमारा शुरुआती लेक्चर है तो आपको बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट पता नहीं है, जिनकी मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको भी बता देता हूँ। आप कोशिश करिए कि थोड़े टाइम तक पेशेंटली बस समझते रहिए, ग्रेजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ग्रास्पिंग और आपकी एब्जॉर्ब, इनकलकेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप और अच्छा और बेहतर और ल्यूसिडली समझ पाएंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बस बने रहिए, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आने वाले वक्त में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपकी और मेरी ट्यूनिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी और हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच होने लगेंगी, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बस बने रहिए, समझते रहिए। मैं अश्योर कर रहा हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब चीज़ें बहुत ईजी होती जाएंगी। ये शुरुआत के कुछ बैरियर्स हैं, कुछ हिकअप्स हैं जो आने दीजिए, बट ग्रेजुअली हमारी जो लॉन्ग राइड है, जो जर्नी है, वो काफ़ी स्मूथ है ना, आगे नहीं वाले टर्म में, बट अभी तो आपको इनिशियल हिकअप्स तो हैंडल करने होंगे। चलिए विद दैट थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ और कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ रहा है हमारे सामने स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ कह रहा है ऑन टू फंक्शंस के बारे में। अब ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं सर? सर ऑन टू फंक्शन या वो कह रहा है सर्जेक्टिव फंक्शन, आपको याद होगा जैसे हमने पढ़ा था 1-1 फंक्शन, ऐसे ही मैं एक ऑन टू फंक्शन का एक लेमन टर्म्स में एक जनरल आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसा हमने 1-1 पढ़ा था, 1-1 क्या होता था सर कि मल्टीपल एक्स की सेम वाई इमेज नहीं होनी चाहिए, उस केस में वो मैनी टू 1 बन जाता था। मतलब एक एक्स की एक ही वाई इमेज और एक वाई की एक ही एक्स पर इमेज हो, उस केस में हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है सर, वो एक 1-1 फंक्शन होता है। सिमिलरली क्या हम 1-1 से ऑन टू फंक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है, बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज़ को। जैसे अगर मैं आपको 1-1 फंक्शन समझाना चाहूँ, मतलब मैं अगर ऑन टू फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊँ, तो ये आपका एक पॉइंट हुआ और ये मान लेते हैं आपका दूसरा हुआ, है ना। एक तरफ आपका डोमेन है और दूसरी तरफ आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली को डोमेन। तो ये आपका डोमेन सेट होता है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पता है, और इसमें हम क्या लिखते हैं, सारी एक्स की वैल्यूज़ पास करते हैं। फिर ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका को डोमेन सेट होता है ना, आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं को डोमेन सेट। आई होप यू आर एबल टू डिफरेंशिएट रेंज फ्रॉम को डोमेन। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ को डोमेन, है ना, रेंज को डोमेन नहीं होता है, को डोमेन का सबसेट रेंज होता है। तो को डोमेन्स के बाद अगर मैं को डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स
मतलब एफ ऑफ एक्स पास करता हूँ तो जो जो सारी वैल्यूज़ मिल रही होती है वो हम यहाँ रखते हैं। एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स तो बस वो सारी वैल्यूज़ है जो हमें मिलती हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं कुछ वैल्यूज़ होंगी, है ना। आपने एफ ऑफ एक्स तो ये पास करना शुरू किया, एफ ऑफ एक्स में ये एक्स की वैल्यूज़ रखना शुरू की, तो आपने फंक्शन जो अप्लाई किया है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपका एफ ऑफ एक्स, है ना। अब मान लेते हैं कुछ वैल्यूज़ है, लेट्स से यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये होगी, कुछ कुछ ये वैल्यूज़ होंगी रैंडम सी, है ना। और यहाँ पर भी मान लेते हैं कुछ वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है, लेट्स से एक वैल्यू ये है, एक यहाँ पर कुछ है और एक यहाँ पर कुछ है। और फाइनली जब आपने मैपिंग शुरू की तो इनकी मैपिंग से मुझे ये मिलना शुरू हुआ सर कि सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे जाके मैप हो रहा है, ये सर लेट्स इससे मैप हो रहा है, ये वाला सर इससे मैप हो जा रहा है और ये वाला इससे मैप हो जा रहा है। और फाइनली मुझे जो भी मिल रही है मैपिंग, फाइनली कुछ कुछ चीज़ें मैप हो जा रही है। जैसे मान लो एक और यहाँ पे पॉइंट था, लेट्स से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक और पॉइंट था, लेट्स से ये वाला पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट को भी मैप अगर किया मैंने तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं जाके इससे मैप हो गया, लेट्स से इससे। तो मुझे ये पता चला सर, अगर मैंने कोडोमेन को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो कोडोमेन में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे सर, कोडोमेन में हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे। और सबसे खुशी की, सबसे अच्छी बात ये हुई, खुशी तो मतलब आपको हो गया नहीं, मुझे नहीं पता, बट कोडोमेन को जब ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मुझे ये पता चला कि कोडोमेन में जो सारे एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मिली। देखो इस एलिमेंट की ये प्री इमेज हो गई, इस एलिमेंट की ये प्री इमेज हो गई, इस एलिमेंट की ये प्री इमेज हो गई और इस एलिमेंट की तो दो प्री इमेज हो गई, जो कि होना अलाउड है। बस अभी फंक्शन 1 नहीं रहा, जो कि हमारा अभी कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न है ऑन टू फंक्शन समझना। तो ऑन टू फंक्शन तब होगा सर अगर इस कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता जिसकी प्री इमेज ना मिलती तो मैं इसे ऑन टू फंक्शन नहीं कहता, तो मैं इसे सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं कहता। ऑन टू का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑन टू का मतलब होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि कोडोमेन सेट में मौजूद हर एलिमेंट की एक प्री इमेज मिल जाए। और सर अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर जो हमारा कोडोमेन है वही हमारी रेंज है। रेंज क्या होती है सर एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यूज रखते जाओ और x की वैल्यूज रखने से आपका एफ ऑफ एक्स बनता है, आपका y मिलता चला जाता है। और जो भी ये सारी y की वैल्यूज होती हैं जिन जिन के लिए मुझे एफ ऑफ एक्स यानी इमेजेस मिलना शुरू हुई, x की जिन जिन वैल्यूज के लिए मुझे y की इमेजेस मिलना शुरू हुई, कोडोमेन में जो जो इमेजेस मिली उन वैल्यूज के सेट को हम कहते थे रेंज, जिसे हम हमेशा से कहते आए हैं कि रेंज जो होता है सर वो सबसेट होता है कोडोमेन का। लेकिन मैंने अगर यहाँ ध्यान से देखा और अगर ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चल रहा है सर कि जो रेंज आपका सेट है वो कोडोमेन के इक्वल है। मतलब सबसेट तो सबसेट छोड़ो, इस बार इक्वल हो गया, मतलब वो एग्जैक्ट उस तक ही पहुंच गया। मतलब जितने एलिमेंट्स रेंज में है सर उतने ही कोडोमेन में, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए। मतलब रेंज इक्वल होते होते अगर कोडोमेन के ही इक्वल पहुंच गया, रेंज अभी तक छोटा हुआ करता था लेकिन अब बढ़ते बढ़ते सर रेंज कोडोमेन तक ही पहुंच गया। रेंज अब ना सिर्फ सबसेट है बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज रेंज ही कोडोमेन है, मतलब रेंज कोडोमेन के ही इक्वल हो गया। और अगर रेंज कोडोमेन तक पहुंच गया मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली इकलौता नहीं बचा जिसकी प्री इमेज यहाँ मौजूद ना हो। मतलब हर एलिमेंट की एक प्री इमेज यहाँ पर है। उस केस में इस तरह के फंक्शंस को, इस तरह की मैपिंग को, इस तरह के सिनेरियो को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप कहानी बड़ी सिंपल सी और सॉर्टेड सी है। ये कैसा फंक्शन होगा स्टूडेंट्स? ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू यानी इसे हम क्या कहेंगे, इसे ऑन टू के साथ साथ आप चाहें तो या तो आप इसे कहेंगे ऑन टू या फिर आप इसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे आप कह सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इस तरह के फंक्शंस को यू कॉल सर्जेक्टिव फंक्शंस। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, ऑन टू फंक्शन के साथ मैं थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी डेवलप करवाता हूँ स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लो ऑन टू फंक्शंस पे चीज़ें समझना हम चाहें, है ना, जैसे ये आपका ऑन टू फंक्शन का एक सिनेरियो था, इसी पे थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है ना, लेट्स से कुछ रैंडम सी मैं वैल्यूज़ ट्राई करता हूँ। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, लेट्स से एक वैल्यू हो गई, एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू ये हो गई और एक और लेट्स से ये वैल्यू है ना। यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, है ना। और अगर मैंने इनकी मैपिंग करना शुरू की तो मैपिंग अगर मैंने शुरू की तो मान लो इसकी मैपिंग इससे हो जा रही है, इसकी मैपिंग भी इससे हो जा रही है, इसकी मैपिंग इससे हो जा रही है और ये वाला इससे मैप हो रहा है। आई होप आपको दिख रहा है। मतलब ये दोनों की इमेजेस, ये वाला पॉइंट है, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये। तो डू यू रियलाइज सर अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला एलिमेंट खाली रह जा रहा है, ये वाला एलिमेंट खाली रह जा रहा है। मतलब अगर मैं रेंज की अब मैं बात करूं, अगर मैं रेंज की अब मैं बात करूं सर, तो रेंज में मुझे सिर्फ ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? मतलब अब रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं है। आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? सर ये आपका डोमेन था, आई होप आपको याद आ रहा होगा, एक्स की सारी वैल्यूज, ये आपका कोडोमेन था। आई होप आपको ये भी दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। लेकिन सर अगर इस बार रेंज की बात करें तो रेंज में सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं, ये आपकी रेंज है। और सर रेंज और कोडोमेन इस बार इक्वल नहीं है, रेंज अब छोटा ही है। मतलब अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल ना हो, रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल ना हो, रेंज अगर कोडोमेन से छोटा रह जाए, मतलब इन शॉर्ट कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स खाली रह जाएं या मिनिमम एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली रह जाए जिसकी प्री इमेज डोमेन में मौजूद ना हो, तो इस तरह के सिनेरियो, इस तरह की मैपिंग या इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं
ऑन टू नहीं, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। तो ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को हम कहेंगे एक इनटू या फिर नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन। ये सर्जेक्टिव नहीं है तो ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये एक इनटू फंक्शन होगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी कोडोमेन में एलिमेंट खाली रह जाता है तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। आई होप आपको ऑन टू एंड इनटू फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, एक ग्राफिकल एक नोशन डेवलप हुआ, आप पिक्चराइज कर पा रहे हो कि ऑन टू इनटू दिखते कैसे हैं। थोड़ा इसकी मैथमेटिकल एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझ लेते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि एग्जैक्टली ऑन टू और इनटू दिखते कैसे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, वो क्या करें, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर एक इनटू फंक्शन। तो ऑन टू के लिए क्या कह रहे हो, इफ ईच एलिमेंट इन अ कोडोमेन हैज, अगर कोडोमेन में हर एलिमेंट की एटलीस्ट एक प्री इमेज है, एक से ज़्यादा भी हो तो चलेगा, वो मेनी वन या वन वन का बाइफर्केशन है जो कि एक अलग कहानी है। मुझे तो बस ये चाहिए कि कोडोमेन के अंदर जो हमारा इधर एफ ऑफ एक्स के पास जो वैल्यूज हम पास कर रहे थे, उन वैल्यूज़ की हर एलिमेंट की कम से कम अगर एक इमेज मुझे मिल रही है डोमेन के अंदर, प्री इमेज अगर मुझे मिल रही है ना, इधर से जाते हैं इधर तो इमेज बोलते हैं और वापस वाई से एक्स पर आते हैं तो उसे हम कहते हैं प्री इमेज। तो अगर प्री इमेजेस मिल रही हैं, या फिर अगर आप एक और लैंग्वेज में कहना चाहें तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। आई होप आपको ये लाइन याद आ रही है, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, देखो जरा स्टूडेंट्स, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सब की कोई ना कोई प्री इमेज अगर मुझे मिली या रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जैसे हम जैसे हम वन वन फंक्शन को क्या कहते थे, इंजेक्टिव फंक्शन, उसी तरह से ऑन टू फंक्शंस को कहा जाएगा सर्जेक्टिव फंक्शन। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको वन टू वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन लिखा हुआ है, आपको हो सकता है वो कह दे इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, जो कि वो बेशक कहेगा, है ना। तो इनके ये वाले टर्म्स भी याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक और वाइसा वर्सा यानी उल्टा, अगर मैं इसकी इनटू फंक्शन की डेफिनेशन पर जाऊँ, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिला जिसकी को डोमेन में प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करती है, मतलब को डोमेन से अगर मैं डोमेन में गया तो प्री इमेज मुझे नहीं मिली, है ना। जैसे अगर हम याद करें तो यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिल गया था सर जिसकी प्री इमेज यहाँ नहीं थी, और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन। ये दोनों बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी स्टूडेंट्स, क्या क्या, वन वन फंक्शन क्या होता है सर, वन वन फंक्शन क्या होता है, वन टू वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन, जहाँ पे एक ही इमेज हो, मल्टीपल एक्स सिंगल वाई को पॉइंट आउट ना करें, उस केस में वो मेनी टू वन बन जाता है। ऑन टू में क्या होगा स्टूडेंट्स, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे जिसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट ना करती हो, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। और अगर बेसिकली रेंज अगर को डोमेन की इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो एक ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है सर, अगर को डोमेन में कुछ भी एलिमेंट खाली रह गया, यानी रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं हो पाया, रेंज अगर को डोमेन से छोटा ही रह गया, कोई भी एलिमेंट को डोमेन में खाली रह गया जिसकी प्री इमेज मुझे एक्स में नहीं मिल रही है, यानी वो खाली है, वो छूट गया, उसका प्री इमेज नहीं मिल पाया, तो उस केस में हम कहते हैं ये नॉन सर्जेक्टिव या फिर एक इनटू फंक्शन है। आई होप ये सारी बातें आपको याद रहेंगी, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लें, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इमेजेस आप एक बार ध्यान से समझ लें, क्योंकि इनके पिक्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, इनको ब्रेन में सेटल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों पिक्चर्स देखने के साथ साथ आई वॉन्ट कि आप ये इमेज, ये डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लें और इसे अच्छे से समझ लें। विद दैट हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आई होप अब फाइनली आपको ये चारों चीज़ें क्लियर है, वन वन, मेनी वन, ऑन टू एंड इन टू। वन टू वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। आई होप ये चारों बातें आपको क्लियर हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ऑन टू फंक्शंस यानी हमारे इस तरह के फंक्शंस की। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है। पहली चीज़ वो कह रहे हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शंस या इन टू फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे मान लो एक सिनेरियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं जो फंक्शन है जिसको मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी एन ऑन टू फंक्शन। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि ऑन टू होना एक प्रॉपर्टी है, यानी मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, एक बात समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक ऑन टू फंक्शन आपके सामने ड्रॉ करके कहने की कोशिश करूँ कि कैसे बनेगा, तो देखो ये आपका एक फंक्शन का एक्स स्क्वायर का मैं एक थोड़ी सी मैपिंग या प्लॉटिंग करना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या होगा सर ऐसा होगा कि अगर एफ आर टू आर डिफाइंड है तो इसका डोमेन क्या है सर, इसका डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज है और इसकी को डोमेन भी क्या है, ऑल द रियल वैल्यूज। मतलब ऑल द रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसके डोमेन में देखो तो क्या होगा सर, इसके डोमेन में -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा, +2 भी होगा, +1.5 -1.5 सब कुछ होगा, है ना। और को डोमेन में भी क्या होगा, को डोमेन में सब कुछ होगा सर, को डोमेन सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है ना, तो -4 -3
0 1 2 ऐसी सारी चीज़ें होंगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। 4 भी होगा, ऐसी हर चीज़ होगी। अब अगर मैं मैपिंग करूंगा स्टूडेंट्स, तो देखो मैपिंग कैसी दिख रही होगी या मैपिंग कैसी मिल रही होगी, और मैपिंग में आपके साथ क्या चीज़ें आप इमेजिन या विजुलाइज कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, जैसे सर -2 का स्क्वायर, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है सर? फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है ना। तो ये सारी एक्स की वैल्यूज और इधर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अचीव करोगे। तो -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। सर 2 का भी स्क्वायर क्या मिलेगा? 4, है ना। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर भी 1। तो पहली बात तो ये तय हो गया सर, ये 1 1 तो नहीं है, वो तो ऐसे ही बस इन जनरल देख रहे हैं हम, है ना। अगर मैं 0 की मैपिंग देखूँ तो ये क्या हो जा रहा है? 0। पर ओवरऑल आप ये देखो स्टूडेंट्स की किसी भी नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगे। मतलब इसकी जो रेंज होगी ना, इसकी जो रेंज होगी वो कैसी होगी सर? इसकी जो रेंज होगी वो सारे मुझे पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगे, मतलब मुझे सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या नॉन नेगेटिव मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगी रेंज वो कैसी होगी स्टूडेंट्स? ऑल द नॉन नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो मैं फाइनली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्स स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है, एक एग्जाम्पल देके बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। बट क्या मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करके, इसके कोडोमेन को कुछ चेंज करके कुछ फाइनली बना सकता हूं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। अगर आपने इसके कोडोमेन को चेंज कर दिया, सोच के देखो, इसकी जो रेंज है अगर उसी को मैंने कोडोमेन बना दिया, अगर इसकी रेंज को ही कोडोमेन बना दिया, मतलब मैंने इस फंक्शन को कैसा कर दिया, मान लो इस फंक्शन को कुछ ऐसा बना दिया। सर ये तो आपका डोमेन था और आपके कोडोमेन को आपने चेंज कर दिया। अभी आपका जो डोमेन था सर, डोमेन तो आपने आर ही रखा, ऑल द रियल नंबर्स, बट कोडोमेन में आपने सारे रियल नंबर्स और इसके साथ क्या रख दिया? 0 रख दिया। मतलब आपने सारे कौन से नंबर्स रख दिए सर? आपने नॉन नेगेटिव नंबर्स रख दिए, है ना। सारे 0 या 0 से बड़े सारे नंबर सकती है। तो अब डेफिनेटली मैं कहूँगा सर यहाँ पे क्या आएंगे सर? यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे सारे नंबर्स होंगे, है ना। और यहाँ पे भी सारे नंबर्स होंगे, जैसे 0, 1.2, 1.3, 1.5, 0.9 सब कुछ होंगे। इवन यहाँ पे नेगेटिव भी होंगे, -1 भी होगा, 2 भी होगा, -2 होगा, +1 होगा, और ऐसे सारे नंबर्स होंगे। तो यहाँ तो मैं सारे रियल नंबर्स ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या रिस्ट्रिक्ट किया है? इसको सिर्फ ऑल नॉन नेगेटिव, मतलब सारे पॉजिटिव और 0, मतलब इन नंबर्स को लिया है। और अगर अब मैं यहाँ पर मैपिंग देखूँ तो आप रियलाइज कर पा रहे हो स्टूडेंट्स कि अब अगर मैपिंग करोगे तो वर्स्ट केस में सबसे छोटा स्क्वायर क्या मिलेगा? वही फंक्शन स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाली ही मैपिंग आप यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ मिला तो -1 का स्क्वायर सर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर भी 4, और ऐसे करते करते इस बार मुझे 0 1 2 3 सब स्क्वायर मिलेंगे। 0.5 भी किसी का स्क्वायर होगा, ऐसे सब किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। मतलब ओवरऑल इस बार नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 सबके जो स्क्वायर होंगे वो सारे यही नंबर्स होंगे, और ये सारे नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटेगा, इसके सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे होंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं होगा जिसकी प्री इमेज मुझे यहाँ नहीं मिल रही हो। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये जो नेगेटिव सारे वैल्यूज थी उनके प्री इमेज हमें नहीं मिल रहे थे, है ना। लेकिन जब यहाँ देखूंगा तो यहाँ सारे वैल्यूज की प्री इमेज मिलेगी। मतलब वही फंक्शन एक्स स्क्वायर एक किसी दूसरे कोडोमेन के लिए ऑन टू बन जाता है। आपको बात समझ आ रही है? मतलब फंक्शंस ऑन टू या इनटू कब बनेंगे? फंक्शंस ऑन टू या इनटू कोडोमेन में चेंजेस के कारण बनेंगे, है ना। क्या बात समझ आ रही है? मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी फंक्शन की रेंज कोडोमेन जितनी रख दी जाए तो फंक्शन क्या बन जाएगा? वो फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। आपको बात समझ आ रही है? वो फंक्शन सर्जेक्टिव बन जाएगा। तो ऑन टू होना एक प्रॉपर्टी है। और ऑन टू किसी फंक्शन को कैसे बनाया जाता है? सर कुछ मत करिए, उस फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल कर दीजिए, या रेंज को कोडोमेन तक ले आइए, या उल्टा कह दीजिए कोडोमेन को रेंज तक ले आइए, कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए रेंज तक। तो जैसे ही कोडोमेन रेंज बन जाएगा, जैसे ही कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे, उस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं छूटेगा जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना मौजूद हो। और मैं क्या कह दूंगा कि सर इस केस में वो फंक्शन कैसा है? वो फंक्शन एक सर्जेक्टिव या वो एक ऑन टू फंक्शन है। आई होप ये क्लैरिटी आपको डेवलप हो रही है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसी के साथ ध्यान से पढ़िए, एक फंक्शन अगर मैं कहूं r-1 से 1 तक जो कि f ऑफ x sin x है, वो एक ऑन टू फंक्शन है। आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, ये ऑन टू क्यों है? अब मैंने क्या किया, r को पूरे r तक नहीं रखा। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो sin x एक फंक्शन लेते हैं, है ना। इस केस में भी समझिएगा, आपको और क्लैरिटी डेवलप होगी। सर हमने sin x का ग्राफ देखा है, याद करो स्टूडेंट्स, हमने sin x का ग्राफ कैसा देखा है? थोड़ा सा जल्दी से हम रिकॉल करेंगे। सर जो sin x का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है ना। सर y एक्सिस पे अगर मैं चीज़ें इमेजिन करना चाहूँ तो कुछ ऐसा सा वो चल रहा होता है ना। तो सर x एक्सिस पे तो सारी वैल्यूज मिल रही होती हैं, -∞ से +∞ तक वो डिफाइंड होता है ना। लेकिन सर y एक्सिस पे ये ग्राफ कभी भी -1 से नीचे या +1 से ऊपर नहीं जाता है। मतलब अगर आप sin x की डेफिनेशन ऐसी दे दें कि f ऑफ x एक फंक्शन है सर जो कि r से r तक डिफाइंड है, जहाँ पे आपने f ऑफ x को क्या कह दिया, f ऑफ x को अगर आपने sin x कह दिया, तो डेफिनेटली दिस फंक्शन कैन नॉट बी एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज गोइंग टू बी एन इनटू फंक्शन। ये प्रॉब्लम क्यों हो गई सर? इस केस में प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी सर क्योंकि अब आपने जो डेफिनेशन दी है सर, उस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम ये कर दी है कि आपने ओवरऑल सब वैल्यूज वहाँ पर दे दी। मतलब आपने sin x फंक्शन डिफाइन किया, आपने फंक्शन डिफाइन किया sin x, है ना,
और इस फंक्शन के साथ प्रॉब्लम ये कर दी कि इसका जो आपने को डोमेन क्रिएट किया उसमें सारी रियल वैल्यूज दे दी और डोमेन में भी सारी रियल वैल्यूज सब दे दी सर। आपने 0 डिग्री लिया, आपने 30 डिग्री लिया, आपने 15 डिग्री लिया, 2 डिग्री लिया, -3 डिग्री लिया, -15 डिग्री लिया, -60 डिग्री लिया, आपने सब लिया। इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, है ना। और इन सब वैल्यूज पे इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पे भी सब होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा सर, -5 भी रहा होगा, -3 भी रहा होगा, -1 0 1/2 रहा होगा, 3 रहा होगा, इन्फिनिटी तक सारे रहे होंगे। बट प्रॉब्लम समझो सर कि अब जब आप मैपिंग करने जाओगे तो साइन में ये मैपिंग कैसी दिखेगी सर, साइन की मैपिंग ऐसी दिखेगी कि सर साइन 0 0 होता है ना, साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 यानी -√3/2। तो जैसे यहाँ पे रख लेते हैं -√3/2, तो ये वाली मैपिंग इससे हो जाएगी सर। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है सर, तो लेट्स ये वाली मैपिंग इससे हो जाएगी। ऐसी कुछ और एलिमेंट्स की मैपिंग दिखेगी, -1 किससे दिखेगा, -90 से। फिर भी कुछ कुछ एलिमेंट्स खाली रह जाएंगे। आप सोचो स्टूडेंट्स कैसे एलिमेंट्स खाली रह जाएंगे, आप सर सोच के देखो, आपके काफ़ी सारे एलिमेंट्स खाली रह जाएंगे। जैसे 3 खाली रह जाएगा, -3, कुछ कुछ से मतलब है बहुत सारे एलिमेंट्स खाली रह जाएंगे। और सर मुझे तो बहुत सारों से फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा दिखा जिसकी प्री इमेज डोमेन सेट में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑन टू नहीं है इस डोमेन के लिए, इस आर वाले कोडोमेन के लिए, है ना, इस आर वाले कोडोमेन के लिए। लेकिन सर अगर इसको मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दूं, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं सर, इसका जो रेंज क्या है सर, इसका रेंज है -1 से 1, तो सर इसकी रेंज को ही कोडोमेन बना दो ना। अगर इसकी कोडोमेन को आप रेंज तक ले आते हो, मतलब सर अगर इसकी डेफिनेशन में ऐसा कर लो, आप -1 से 1 तक के सारे नंबर रख लो, -1 रख लो, -1 से 1 तक के सारे बीच के नंबर्स है ना, जो भी होंगे सर, मुझे नहीं पता, बट जितने भी नंबर्स होंगे, जो भी ये होंगे, है ना, जितने भी ये सारे नंबर्स हैं ये सब रख लो सर। अगर -1 से 1 तक के बीच के सारे नंबर्स आप रख लो तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस केस में सर साइन एक्स इनके बीच में ही तो होता है, तो साइन एक्स की सारी वैल्यूज यहीं कहीं तो जाएंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मैच हो रही होंगी। और सर कुछ भी वैल्यू, मतलब और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो -1 को पॉइंट आउट कर रही होंगी, साइन एक्स की बहुत सारी वैल्यूज होंगी -1/2 को करेंगी, -3, बहुत सारी इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज होंगी। तो सर ये मैनी टू वन तो चलेगा, मतलब मैनी टू वन क्यों चलेगा सर, एक्स में बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। पर सर जब वाई में आप जाओगे, जब कौन सा फंक्शन आप अप्लाई करोगे, साइन एक्स, तो अब आपने इस बार ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये जो को डोमेन है आपका ये -1 से 1 तक ही है। और अगर -1 से 1 तक ही है तो आपने ये इंश्योर कर लिया कि सर जो आपका को डोमेन है, जो आपका को डोमेन होगा सर वो रेंज के इक्वल होगा। और जैसे ही ऐसा आपने किया सर, तो आपने ये इंश्योर कर लिया कि आपने फाइनली एक्स की कोई भी वैल्यू लो सर, ऑल द रियल नंबर्स वो -1 से 1 तक के बीच में ही है, तो रेंज को डोमेन के इक्वल होगी। और जैसे ही ऐसा हुआ तो हमने उस प्रॉपर्टी को फिर जस्टिफाई कर दिया कि सर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ रहा है। और जैसे ही कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ रहा है तो वापस एक ऐसा फंक्शन बन जा रहा है सर, ये वापस एक ऑन टू फंक्शन बन जा रहा है। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही हैं। मैं इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि कोई फंक्शन जरूरी नहीं है वो ऑन टू हमेशा हो, लेकिन उसके कोड डोमेन में थोड़े से बदलाव लाए जाएं, उसके कोड डोमेन को रेंज के इक्वल बना लिया जाए, यानी कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटने दिया जाए कोड डोमेन में जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, तो डेफिनेटली वो फंक्शन एक सर्जेक्टिव फंक्शन या एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, वरना वो डेफिनेटली क्या होता, इनटू फंक्शन, है ना। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है। इस चीज़ को एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको फाइनली ऑनटू और इनटू का एक ग्राफिकल पिक्चराइजेशन समझ आ रहा है कि ऑनटू मतलब क्या। सर ऑनटू 1 भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है, हमारा वो मसला नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि सर ऑनटू मतलब क्या, कि सर को डोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इनटू मतलब क्या, सर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए बस जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या होगा, इनटू। मतलब ऑनटू और इनटू 1 मेनी वन कुछ भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। बस हमें ये इंश्योर करना है कि प्री इमेज मिली तो हम कहेंगे वो ऑनटू है, और एक भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिली तो हम कहेंगे वो फंक्शन इनटू है। ऑनटू और इनटू पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और भी अच्छा एक लेंथी सा डिस्कशन है। आई थिंक वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें समझी वो ऑनटू और इनटू की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा है, और हमने फंक्शंस 1 कैसे चेक किया जाता है उसकी कुछ टेक्निक सीखी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 1 चेक करने का एक तरीका, जब हमने पॉलिनोमियल फंक्शन से डील करना सीखा था, और कुछ स्टैंडर्ड से तरीके मैंने आपको बताए थे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। सेम कहानी ऑनटू और इनटू को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आगे सुनते जाइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज़ है कि हमारे काम की क्या क्या बातें हैं, इन बातों को ज़रा ध्यान से, ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे खास बात, क्या आपको पता है www.magnetbrains.com वेबसाइट पर हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको इंडिया का टॉप 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप टीचर्स एजुकेट करते हैं, और यहाँ पर हम सारे सेगमेंट्स में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं एट जीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। देयर आर नो हिडन चार्जेस, देयर इज़ नो सब्सक्रिप्शन, मतलब आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। यही सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ यूट्यूब पर भी रेप्लिकेट होती हैं, यही सारी चीज़ें हमारे अलग अलग चैनल्स पर होती हैं। जैसे अगर आप IIT JEE नीट की तैयारी करते हैं तो आप www.magnetbrains.com पर तो जा ही सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी यही सारी चीज़ें सेम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस
एक्सेस कर सकते हैं। एंड जब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने पूरा लेआउट ओपन होगा। बस वेबसाइट पर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड हैं चैप्टर वाइज। वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट रखे हुए हैं यूट्यूब पर, जहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको और अरेंज्ड और सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पर आप आसानी से अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा लेक्चर आप कैसे तैयार कर रहे हो या कहाँ तक चीज़ें आपने समझ ली है। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप IIT JEE सेगमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट वी आर इनटू एवरीथिंग, हम हर तरह की पढ़ाई आपको करवा रहे हैं। तो जैसे जैसी नीड है, जैसे जैसी ज़रूरत है, उनको आप ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हो, उन्हें भी बता सकते हो। एंड यस ऑफ कोर्स, जब आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे तो आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए। आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा सब्जेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो पूरा सब्जेक्ट ओपन होता है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिलेंगी, उस चैप्टर वाले सेक्शन को आप एक्सपांड करिए। जैसे ही आप उस चैप्टर को आप एक्सपांड करेंगे तो डेफिनेटली उस चैप्टर के सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड, उसके DPPs, उनके PDFs, सॉल्यूशंस, एवरीथिंग विल गेट एक्सपांडेड, और वो सारी चीज़ें आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं। और फाइनली जब यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जो भी लेक्चर आपको देखना है, ये लेक्चर बफर फ्री मोड में आपके सामने ओपन हो जाएंगे और इन लेक्चर्स को यहीं आप फुल स्क्रीन मोड पर देख सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, यही सारे लेक्चर्स आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दिस इज एवरीथिंग, नथिंग, मतलब नथिंग इज कॉस्टली, मतलब कुछ भी चीज़ के पीछे कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। all the courses, all the programs, all the segments, everything we provide at Magnet Brains is free of cost। तो हम इंश्योर करते हैं कि आपको आप 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें। और हमें यकीन है कि ये लेक्चर्स आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आप इन लेक्चर्स के थ्रू, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। विद दैट जस्ट इंश्योर करिए कि आप इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, सो दैट वी फील इंस्पायर्ड और हम उतनी मेहनत से आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उससे जितने भी अपडेट्स, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे, पता चलते रहेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, ताकि सब लोग इस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।